Good morning students and welcome. Today we are going to start 2.4 The Fall of Troy. This is a story. Here are some of the warming up questions given as usual at the beginning. Now we will go through the lesson what this exactly the story is. The Fall of Troy. Part 1. It is divided into two parts. The first part we are going to read now. Epics are long poems and relate the deeds of the great national heroes or a great national war. They often tell us a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. Now they are giving the introduction of the epics. जो कहानी लॉन्ग आपके जैसे हमारे एपिक्स है रामायण महाभारत इंडिया के एपिक्स है बहुत पुराने प्राचीन काल की स्टोरी है कहानी है देवताओं की वगैरह। तो एक ये है जिसको हम लोग बहुत मानते हैं मान्यता देते हैं रामायण को महाभारत को। और हम ये क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये कहानी सुना के उनको बताते हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग एपिक्स ऑफ अ लॉन्ग पोएम्स एंड रिलेट्स द डीड्स ऑफ द इसमें क्या है लॉन्ग दे एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स एंड रिलेट्स द डीड्स ऑफ द ग्रेट नेशनल हीरो। बड़े बड़े ग्रेट नेशनल हीरो जो उन्होंने क्या अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट की उन्होंने किस तरह लड़ा किस एक उद्देश्य के लिए व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट और या नेशनल वॉर के बारे में हो तो ये सब उसमें बताया जाता है। दे ऑफन टेल अस नेशंस अर्ली हिस्ट्री नेशन का अर्ली हिस्ट्री बहुत पहले जो इतिहास घटा हुआ है उसके बारे में बताता है। दे में भी कंपोज ऑन सॉन्ग ये जो कहानी है स्टोरी है हिस्ट्री है इतिहास ये क्या या तो गाने के तौर पर आपको सुनाया जाता है और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन या बोला जाता है बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है जब तक उस चीज़ को किताब में नहीं लिखा गया जब तक इट इज़ नॉट ब्रॉट इन द रिटन मटेरियल यानी रिटन मटेरियल में जब तक छापा नहीं गया या बताया नहीं गया तब तक लोग एक दूसरे को कैसे समझाते बताते थे सॉन्ग के जरिए या कहानी के बोलते हुए वो बताते। तो इस तरह हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये कहानी स्प्रेड किया जाता है या बताया जाता है। The two famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata, and the two great epics of the European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. Just as in Indian literature, we go back to the stories from the Ramayana and the Mahabharata, so in the literature of the Western countries, they go back to the Iliad and the Odyssey. तो जिस तरह हमारे यहाँ भारत में रामायण महाभारत का अभी भी याद किया जाता है उनकी कहानी को याद करते और बताते रहते हैं दिस आर द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडियन। वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर में इलाइड और ओडिसी करके दो एपिक्स है जिसको यूरोपियन लोग याद करते हैं। The Ramayana and the Mahabharata. Okay, so in the literature of the Western countries, they go back to the Iliad and Odyssey. Just as the children all over India know the names of the stories of Rama and Sita, Yudhishthira and Arjuna and Draupadi, so children in Western countries know the names of the Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and the Trojan fought for 10 long years. तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया में बच्चे सब रामायण में जैसे मतलब राम सीता के बारे में जानते हैं या महाभारत में युधिष्ठिर भीम में द्रौपदी इनको जानते हैं वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चे लोगों को एक्टर ओडिसी एचिल्स और एलन के बारे में जानकारी रखते हैं। एलन एक ब्यूटीफुल वुमेन थी जिसकी वजह से ग्रीक और ट्रोजन के बीच में 10 साल के लंबा युद्ध छिड़ गया था। We will be coming to know about it in the next paragraph. Nobody knows for the certain who the author of these early epics is. It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them in a final form. So what it is mentioned in this poem, this paragraph, nobody knows from where the author of these early epics
इसका जो एपिक्स है उसका ऑथर कौन है, नोबडी नोज, पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है बातों के ज़रिए या सॉन्ग के ज़रिए। डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ, जैसे नेशन का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही कहानी का भी डेवलपमेंट होते गए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे, जब तक उसको कोई एक ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया कि उसको एक पोएम के रूप में पेश करे। It is believed that Iliad and the Odyssey were the composed and recited by the blind poet named Homer. अभी ये कहा जाता है जो इलायद और ओडिसी जो ये है उसको कंपोज किया है और रिसाइट किया बाय ए ब्लाइंड पोएट, एक ब्लाइंड पोएट होमर नाम के व्यक्ति ने इसको कंपोज किया है। Who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another. वो now he used to live 900 BCE and he used to wander from one place to another place or one city to another city, singing his poem to all who would receive him in their homes and give him hospitality. तो वो अपने गाना को सुनाते जाते, जो भी उनको घर में बुलाता है या किसी के घर में जाके वो रहते हैं। This wandering singer has been honored through the ages, not only in Greece but in all Europe as the father of the European poetry. तो होमर को क्या है, उनको फादर ऑफ द यूरोपियन पोएट्री माना जाता है। इज द फादर ऑफ द यूरोपियन पोएट्री। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पुट ऑल इलायड एंड ओडिसी, कंपोज दिस पोएम्स एंड यूज्ड टू सिंग वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो दैट इज व्हाई ही वाज सेड टू बी द फादर ऑफ द यूरोपियन पोएट्री। इज नॉट ओनली फेमस इन ग्रीस बट ऑल्सो ओवरऑल इन यूरोप। सिर्फ ग्रीक में ही पहचाना नहीं जाता है उनको, उनकी पहचान पूरे यूरोप में है। द इलायड इज द स्टोरी ऑफ इलियड और ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन द एशिया माइनर नियर द नैरो सी एंड लीड्स फ्रॉम द एगन टू द ब्लैक सी, again to the Black Sea. Sorry. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. At the back rose the high peak of Mountain Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. So here the description of the land is mentioned over here. We are talking about the Troy, that is a city, and the city is in where a rich trading city in Asia Minor near the Nero. This land is very fertile. It is good for both the commerce and the agriculture. And there is a sea, and in their sea the ships of Troy are carrying the goods and grain. मतलब वहाँ पे वो जो ट्रॉय जिस लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे बता रहे, इट इज़ अ सिटी जो रिच है। वहाँ पे बहुत अच्छे से पानी वगैरह, रिवर स्ट्रीम्स वगैरह बहते हैं। वहाँ का लैंड काफ़ी फर्टाइल है। देयर लॉट्स ऑफ फील्ड्स एंड कैटल्स फीडिंग ऑन द रिच ग्रासेस। तो वहाँ के बारे में उन्होंने इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। राउंड द सिटी द ट्रोजन हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that the people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open and the people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed, and then city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well by the hills behind. So in last paragraph we were describing about the land and all of the Troy city. Now here they are mentioning about the gate, about the wall they had in the Trojan cities. Trojans
सिटी में वहाँ पे एक दीवार बांधी गई, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमी से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल बांधा गया है। अराउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स मतलब वो जो ट्रॉय जो लैंड सिटी है वहाँ के लोगों को बोला गया है ट्रोजन्स। तो वहाँ के लोगों ने क्या है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार बांधी है सो दैट नो एनिमी कुड अटैक दम, कोई भी है एनिमी वहाँ से सीख से आके कोई अटैक ना करे, इसके लिए मोटा सा दीवार बंद है। इट इज़ सो ब्रॉड दैट द पीपल कुड स्टैंड एंड सिट ऑल्सो। इट इज़ ब्रॉड सो दैट पीपल इज कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑल्सो। द गेट यूजली आर ओपन, तो गेट हमेशा ओपन रहता है सो दैट पीपल वेन एवर दे वॉन्ट टू विश टू गो एंड कम विश टू गो एंड कम एज दे विश। But in the time of the war, the gates would be closed. During the war time, the gates are always closed up and the city was like a strong fortress, quite safe and all attack. मतलब वो इतने दीवार इतने मजबूत थे, उसके दरवाजे इतने ये स्ट्रॉन्ग थे कि कोई भी एनिमी अंदर नहीं जा सकता था। इस वजह से वो सिटी क्या है, ट्रोजन सिटी हर एक खतरे से वो दे हैव सेफ, कोई खतरा उनमें आके ये नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, कोई खतरा नहीं है उनको। प्रोटेक्टेड ओके द क्वाइट सेफ एंड फ्रॉम ऑल अटैक, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग हिम एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। Thus Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. But all the kings and the heroes of the Greeks had declared war against the Trojans because Paris, a prince of the Troy, had persuaded Helen, wife of Greek king Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 long years. In this para they are saying that Troy was a strong city, strongly protected by its walls. We are talking early, वही बता रहे थे कि Troy is a strong city and is protected by strongly built walls, and the people were also, the soldiers were also very brave over there. But all the kings and the heroes of the Greeks had declared war against the Trojans. But the kings and the heroes of the Greeks, they had declared a war against the Trojans. Why? Reason क्या है? Because Paris, prince of Troy, जो Troy जो लैंड सिटी है उनका जो प्रिंस है, ये what did he persuaded Helen. हेलन क्या है, एक ग्रीस के किंग की वाइफ है, उनकी बीवी को वो लेके यहाँ आया था ट्रॉय के लिए। Her name is Menelaus. To elope with Helen, with him, he had brought her to Troy. Now what he did? Menelaus को यहाँ पे ग्रीक के किंग है, उन Menelaus को उन्होंने यहाँ पे लाया है and his wife Helen, why the Greeks and this people were angry with the Trojans, because the king Paris, of prince of Troy, had persuaded Helen, who is the wife of the Greek king Menelaus. Okay, तो Menelaus का wife को उन्होंने लेके आया था जिनका नाम है हेलन, with him. So they were all angry with him because they had because he had done wrong to the Menelaus. ग्रीक के किंग के पर उन्होंने काफ़ी बुरा, किसी का वाइफ को यहाँ से लेके आना है बहुत गलत बात है. So he has done wrong to the Menelaus. So that's why all the peoples from the Greek and the kings and the heroes were angry with the Paris, and so they came there to the Troy to fight against the Troy and take a revenge on them. तो रिवेंज लेना चाहते थे. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 long years. और दोनों एक आपस में लड़ते रहे, इतनी 10 साल तक उनकी लड़ाई चलती रही, पर ना तो किसी की हार हुई ना तो किसी की जीत हुई.
They were totally fighting for 10 long years. So I am stopping here right now. I hope you understood it. ये एक ट्रॉय सिटी का बारे में बताया गया है. जैसे यहाँ पे हमारे इधर एपिक्स रामायण महाभारत जैसा है, वैसे वहाँ पे यूरोपियन में भी इलियड एंड ओडिसी नाम के एपिक्स काफ़ी प्रचलित है. वहाँ पे बच्चे बच्चे जानते हैं उनके बारे में, वहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में. दैट इज़ एक्टर ओडिसी, एचिल्स एंड एलेन ऑफ ट्रॉय. Here they described about the land of the Troy city, that is very rich in fertiles. There are very many rivers and streams, and it is well watered, and there are many fields, cattle feeding on the rich grasses of the meadows. I mean, totally it's a very fertile land बहुत ही अच्छा है वहाँ का. And we are talking about the Trojans. वहाँ पे Trojans ने अपने they had built a strong wall. It was a huge one. It was very broad that man can even walk, stand, sit and move over on that wall. The gates were always open, but during the wartime they were kept shut down because this is the they protected their city from the enemies coming from the sea. Later we came to know about the Troy, that is the prince of the Troy has persuaded Helen, who is the wife of Greek king Menelaus, and the Greek kings and the soldiers, heroes we can say, they all came to Troy to fight against the Paris, the prince of Troy, to take the revenge because the मिस्टेक रॉन्ग डन टू मिनिलेस. तो बदला लेने चाहते थे ग्रीक के लोग, क्योंकि ग्रीक के राजा की वाइफ को पेरिस जो ट्रॉय का प्रिंस है उन्होंने यहाँ ट्रॉय में लेके आए थे भगा के. तो इसके लिए दोनों इसके बीच में युद्ध छिड़ गई थी और इट वॉज फॉर लॉन्ग 10 years. ओके, द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, सी यू.